गुंज एकेडमिक में आपका स्वागत है। आज मैं अनुच्छेद 21 के बारे में बताऊंगा। ऐसा क्या हुआ है कि अनुच्छेद 21 की चर्चा की जरूरत मुझे करनी पड़ी। हुआ यह है कि अभी हाल फिलहाल में अरविंद केजरीवाल सरकार ने कहा कि दिल्ली में किसी बाहरी का इलाज नहीं होगा इस कोरोना के समय में। दूसरी तरफ तेलंगाना सरकार ने कहा कि सिर्फ सरकारी जो चिन्हित किए गए लैब हैं उसी में कोरोना की जांच हो सकती है। इसने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया कि यह कहीं अनुच्छेद 21 का उल्लंघन तो नहीं करता, यह लोगों के मूल अधिकार का उल्लंघन तो नहीं करता। तो ऐसे में मुझे लगा कि इस टॉपिक पर एक चर्चा की जरूरत आन पड़ी है। तो चलते हैं इस पर एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यह आप समझ गए होंगे कि अनुच्छेद 21 के अनुसार यह है कि हर व्यक्ति को अपने प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की रक्षा का अधिकार है, ठीक है, और उसको इससे वंचित नहीं किया जा सकता। समय समय पर इसकी काफ़ी व्याख्या हुई है, लेकिन वर्तमान में इसकी व्याख्या क्यों पड़ी है। अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा इलाज में दिल्ली के रोगियों को प्राथमिकता देने और तेलंगाना सरकार द्वारा कोरोना वायरस की जांच केवल चिन्हित सरकारी हॉस्पिटल में कराने का आदेश। चूंकि इन दोनों मामलों को एलजी के द्वारा और तेलंगाना वाले मामले को कोर्ट के द्वारा पलट दिया गया। अरविंद केजरीवाल सरकार के मामले को पलटते हुए एलजी ने क्या कहा, इसको देख लेते हैं। अरविंद केजरीवाल सरकार के आदेश को एलजी द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 18(3) के तहत शक्तियों के प्रयोग में जारी किया गया आदेश। दिल्ली के एनसीटी में स्थित सभी सरकारी और निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम को दिल्ली के एनसीटी के निवासी होने के आधार पर बिना किसी भी भेदभाव के उपचार के लिए आने वाले सभी कोविड-19 मरीजों के लिए चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करना है। जैसे अरविंद केजरीवाल सरकार ने कहा तो एलजी ने कहा कि दिल्ली एनसीटी में कोई भी हो या किसी भी राज्य का व्यक्ति इस समय दिल्ली में इलाज कराने आ सकता है। इस आदेश में माना गया है कि स्वास्थ्य का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार का अभिन्न अंग है। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की समय समय पर व्याख्या होती रही है। पहले के एक मामले में भी दिल्ली सरकार को चुनौती देते हुए कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीने के अधिकार के तहत हर व्यक्ति को देश के किसी भी राज्य में आने जाने और सुविधाएं लेने का अधिकार है। जीटीबी नगर हॉस्पिटल का एक मामला आया था 2018 में, उसमें भी वो भी मामला कोर्ट में गया था और उसमें अनुच्छेद 21 के तहत यानी मूल अधिकार के तहत ये व्याख्या की गई थी कि देश के किसी भी राज्य में आने जाने और सुविधाएं लेने का अधिकार है, इससे आप वंचित नहीं कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। वहीं तेलंगाना सरकार के फैसले पर तेलंगाना हाई कोर्ट ने कहा कि इमरजेंसी के नाम पर नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कुचलने की आज़ादी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी आपातकाल में चिकित्सा हो या फिर युद्ध, अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों को रौंदने की इजाज़त नहीं होगी। अदालतें यह देखने की शक्ति रखती हैं कि राज्य आपात स्थिति के दौरान भी न्यायपूर्ण और उचित तरीके से कार्य करेगा। कोर्ट जय कुमार नामक एक व्यक्ति के दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें यह दावा किया गया है कि स्वास्थ्य मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और कोरोना जांच के लिए किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाया जा सकता है। चूँकि हुआ क्या कि जैसे ही तेलंगाना सरकार ने यह निर्णय दिया कि केवल सरकारी और अभी चिन्हित लैब में ही जांच होगी, तो इस मामले को कोर्ट में उठाया गया कि एक तो समय है
और लोग सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल में ही क्यों जाएं? जिसके पास जेब में पैसा होगा वो निजी में भी जाएंगे, और अगर निजी हॉस्पिटल है और निजी लैब हैं तो वहाँ भी लोग इलाज करवाएंगे, वहाँ क्यों नहीं जाएंगे? तो यही इन्हीं मुद्दों को लेकर यह मामला उठा था, जिसमें तेलंगाना सरकार के फैसले पर कोर्ट ने मूल अधिकार की समीक्षा की। अब थोड़ा सा अनुच्छेद 21 को हम लोग विस्तार से देखने का प्रयास करते हैं। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण क्या है? यह अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य की सावधानी का अधिकार वैसा ही है जैसे जीवन का अधिकार होता है। बात सही है, जीवन के अधिकार में जिंदा रहने का अधिकार तो है ही, और जिंदा आदमी कैसे रहेगा? जब उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा और स्वास्थ्य के प्रति वो सावधानी बरतेगा। यह अनुच्छेद भारत के प्रत्येक नागरिक के जीवन जीने और उसकी निजी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। यदि कोई अन्य व्यक्ति या कोई संस्था किसी व्यक्ति के इस अधिकार का उल्लंघन करने का प्रयास करता है तो पीड़ित व्यक्ति को सीधे उच्चतम न्यायालय तक जाने का अधिकार होता है। देखिए, संस्था की जो बात की गई है, इसमें संस्था में कोई भी सरकारी संस्था और प्राइवेट संस्था और राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी आती है। और यहाँ पर उच्चतम न्यायालय में जाने की जो बात की गई है, आदमी उच्च न्यायालय में भी जा सकता है और उच्चतम न्यायालय में भी जा सकता है। अन्य शब्दों में किसी भी प्रकार का क्रूर, अमानवीय, उत्पीड़न या अपमानजनक व्यवहार, चाहे वह किसी भी प्रकार की जांच के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्न से या किसी अन्य स्थान पर हो, तो यह अनुच्छेद 21 का अतिक्रमण करता है। बात सही है। जब कोई व्यक्ति अपराध करता है या किसी अपराध में लिप्त होने की सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है, तो उसके साथ आप अमानवीय, उत्पीड़न या अपमानजनक व्यवहार नहीं कर सकते। यह उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का उल्लंघन का मामला बनता है, मूल अधिकार के उल्लंघन का मामला बनता है, जो कि भारतीय संविधान के अनुसार वर्जित है। हाँ, भारतीय संविधान उसकी रक्षा का अधिकार देता है, इसलिए वर्जित है। यह एक मूल अधिकार है। इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन और निजता की स्वतंत्रता से वंचित किए जाने संबंधी कार्रवाई उचित, ऋजु एवं युक्तियुक्त होनी चाहिए। अब यहाँ पर निजता की बात की गई है। हमने आधार मामले को लेकर निजता पर एक अच्छी खासी चर्चा भी की है। यह सब अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। इतिहास। संविधान के निर्माण के उपरांत इसे 26 जनवरी 1950 में पूरे देश में लागू कर दिया गया था। हम सभी जानते हैं कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन संविधान को बनने में लगे, और मूल अधिकार क्या, पूरे संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो यह मूल अधिकार भी उस दिन से लागू कर दिया गया, और यह जापान से लिया गया है। जापान के संविधान में मूल अधिकार की चर्चा की गई है। इसे संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखा गया। भारत के संविधान के भाग 3 में इसको मौलिक अधिकार में रखा गया है। अनुच्छेद 21 का उद्देश्य, यह बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना जाता है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य भी बहुत व्यापक है, जिसके अनुसार सभी व्यक्तियों को समान रूप से जीवन जीने दिया जाए और किसी व्यक्ति पर किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती न की जाए। बात सही है। सभी व्यक्ति को अपने जीवन को अपने अनुसार तय करने की स्वतंत्रता है, उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। इसके अंतर्गत हर व्यक्ति को एक गुरुत्वाकर्षण जीवन जीने की जरूरत है, ताकि वह अपने जीवन को अच्छा और फलदायी तथा उससे बेहतर से बेहतर बना सके। मैंने यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण जीवन क्यों बोला? हमने फिजिक्स में हमने पढ़ा है कि गुरुत्व का एक आकर्षण होता है, हर चीज़ अपनी तरफ खींचती है। इसलिए मैंने इस लाइन का प्रयोग किया कि मनुष्य अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द अपनी स्वतंत्रता का निर्धारण करेगा, कोई उससे वो चीज़ उसे खींच नहीं सकता, ये उसके पास ही रहेगा। इसलिए मैंने इसको यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण शब्द का उपयोग किया है। जीवन जीने के अधिकार से मतलब पशुओं की भांति जीवन जीने से नहीं है। जी हाँ, जीवन जीने का अर्थ थोड़े है कि जिस तरीके से पशु जीवन जीते हैं
उस तरीके से जीवन जिया जाए। इसमें एक मर्यादा होगी, बल्कि प्रतिष्ठित अथवा मानव गरिमा युक्त जीवन जीने से हैं। बात सही है, गरीब हो या अमीर, हर व्यक्ति को प्रतिष्ठित और मानव गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है। जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत निम्न अधिकारों को सम्मिलित किया गया है। यहाँ मैं उन सभी बिंदुओं की चर्चा करूंगा जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी मूल अधिकार या अनुच्छेद 21 के अंतर्गत समाहित है या आता है, या समय समय पर व्याख्या करके जिनको अभी तक प्रकाश में लाया गया है। जैसे चिकित्सा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। चिकित्सा का अधिकार पर हमने चर्चा कर दी। शिक्षा का अधिकार में आप जानते ही हैं कि मूल कर्तव्य में भी जोड़ा गया और मूल अधिकार में भी जोड़ा गया, और 21 क में यह व्याख्या की गई 2001 में 86 में संविधान संशोधन के द्वारा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य है, और इसको मूल अधिकार में सम्मिलित किया गया। पर्यावरण संरक्षण का अधिकार है, इसको भी समय समय पर परिभाषित किया गया, इसको भी मूल कर्तव्य में डाला गया, और मूल अधिकार में भी इसकी चर्चा की गई कि पर्यावरण को संरक्षित करना है, और पर्यावरण संरक्षण होगा तभी ये हमारा भारत बचा रहेगा। त्वरित उपचार का अधिकार, अगर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट से पीड़ित है, एक्सीडेंट हो जाता है उसका, या वो बीमार है, उसके पास पैसा नहीं है, तो उसे भी उपचार का अधिकार है। सरकार का काम है कि उसके जीवन की रक्षा करे। अगर कोई व्यक्ति रोड पर गिर गया है, उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाकर उसको भर्ती किया जाए, यानी त्वरित उपचार का अधिकार भी इसके तहत आता है। कामकाजी महिलाओं का यौन शोषण से संरक्षण का अधिकार, जिस तरीके से महिलाओं के शोषण से संबंधित मामले आते जाते रहे हैं सरकारी संस्थाओं और प्राइवेट संस्थाओं में, तो यहाँ पर जो काम करने वाली महिलाएं हैं उसको भी यौन शोषण से संरक्षण का अधिकार भी मूल अधिकार के तहत आता है। निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, वैसे व्यक्ति जो कोर्ट का खर्चा नहीं उठा सकते उनको सरकारी वकील उपलब्ध करवाना, यह भी अनुच्छेद 21 के तहत आता है। लावारिस मृतकों का शिष्टता एवं शालीनता से दाह संस्कार का अधिकार, अभी कोरोना मामले में दिल्ली में भी देखा गया है, मुंबई में भी देखा गया है कि कोरोना से जो व्यक्ति मरे हैं उनकी लाश के साथ अशिष्टता की गई है, अशालीनता का व्यवहार किया गया है। तो यह भी मूल अधिकार के तहत आता है कि लावारिस लाश को भी के साथ भी शिष्टता और शालीनता से पेश आया जाए। भिखारियों के पुनर्वास का अधिकार, जो भी भिखारी भीख मांग रहे हैं उनका पुनर्वास किया जाए, उनके जॉब के रास्ते तलाशे जाए, यह भी अनुच्छेद 21 के तहत आता है। धूम्रपान से संरक्षण का अधिकार, ये जो जगह जगह लिखा रहता है, सरकारी चेतावनी लिखी रहती है कि सार्वजनिक जगहों पर आप धूम्रपान नहीं कर सकते, क्योंकि धूम्रपान करने से ये होता है कि जब अब धुआं निकलता है तो उसके अगल बगल जो लोग खड़े होते हैं वो भी उससे प्रभावित हो जाते हैं, और यह भी मूल अधिकार के तहत आता है। विद्यार्थियों का रैगिंग से संरक्षण का अधिकार, एकदम सही। जब देखा गया है ज़्यादातर मेडिकल और इंजीनियरिंग में यह मामला ज़्यादा आता है कि विद्यार्थियों की रैगिंग होती है, तो हर विद्यार्थियों कॉलेज और यूनिवर्सिटी प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि विद्यार्थियों की रैगिंग ना हो। उनके मूल अधिकार को संरक्षित करने की जिम्मेदारी उनकी है। सौंदर्य प्रतियोगिताओं में नारी गरिमा को बनाए रखने का अधिकार, एकदम सही है। सौंदर्य प्रतियोगिताओं में ऐसा नहीं है कि लड़कियों के कपड़े उतार के एकदम उनको नंगा कर दिया जाए, ऐसा भी नहीं है। मानव नारी की जो एक गरिमा है वो उसमें बनी रहे, और यह भी मूल अधिकार के तहत आता है। बिजली एवं पानी का अधिकार, देखिए बिजली और पानी, दिल्ली सरकार की अगर बात की जाए तो दिल्ली सरकार ने बिजली और पानी लगभग मुफ्त रखा है। ऐसा नहीं है कि यह सरकार की योजना है, यह एक मूल अधिकार के तहत आता है। अब देखिए कि सूरज हमें प्रकाश देता है, क्या कोई पैसा लेता है क्या? नदियों का पानी बहता है, किसके लिए बहता है? हम लोगों के लिए बहता है। वही पानी हम लोग पीते हैं,
वही पानी नीचे जाता है और वहाँ से हम लोग पीते हैं। तो जब प्रकृति हमारे साथ भेद नहीं कर सकती तो मनुष्य उस पर युक्तियुक्त प्रतिबंध कैसे लगा सकता है। इसलिए बिजली एवं पानी का अधिकार मूल अधिकार के तहत आता है। हथकड़ी, बेरियों एवं एकांतवास का अधिकार, एकदम सही बात है कि अगर जिन लोगों को जो लोग अपराध करते हैं, अपराध करने के बाद उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, तो ऐसे और तो उनका भी कुछ मूल अधिकार है। आप उनके साथ हथकड़ी, बेरियों में जकड़ कर नहीं रह सकते, आप उनको हमेशा मार पीट नहीं कर सकते, उनके साथ थर्ड डिग्री नहीं कर सकते उनके साथ। आप उनके साथ गरिमापूर्ण जीवन का व्यवहार करेंगे, ऐसा पुलिस को भी सुनिश्चित करने का अधिकार है। प्रदूषण रहित जल एवं हवा का उपयोग करने का अधिकार। देखा गया है दिल्ली शहर में कि जब दीपावली का समय होता है तो पूरी हवा प्रदूषित हो जाती है। तो इस पर कोर्ट में भी याचिका दायर किया गया और इसकी व्याख्या की गई कि सभी को खुली हवा में सांस लेने का अधिकार है और साफ जल पीने का अधिकार है। सरकार ये सुनिश्चित करे कि लोग जो पानी पी रहे हैं वो साफ हो, यानी यह भी मूल अधिकार के तहत आता है। निजता का अधिकार, निजता के अधिकार को सबसे ज़्यादा व्याख्या की गई है। आपने आधार मामले में देखा कि कोर्ट में कितनी बड़ी बहस हुई। सोशल मीडिया में इसकी बहस हुई। हम सभी लोगों ने इस बहस के आधार पर यह निकाला कि क्या आधार कार्ड में जिस तरीके से लोग अपने आँख का, अपने हाथ का जिस तरीके से चिन्ह दे रहे हैं, क्या उसका उल्लंघन किया जा सकता है? क्या उसकी निजता का उल्लंघन तो नहीं है? तो इस पर एक बड़ी बहस हुई। दूसरी तरफ साइबर क्राइम हो रहे हैं, तो और यही नहीं, राजनैतिक अदला बदली भी बहुत ज़्यादा होती है। लोगों को खरीदने का, विधायक सांसद को खरीदा जाता है, तो ऐसे में लोगों के फ़ोन टेप किए जाते हैं। यही नहीं, मोबाइल पर लोग अश्लील सामग्री देखते हैं। तो इस समय में भी सरकार ने क्या किया, बहुत सारे नियम कानून आए। तो क्या सरकार को तय करने का अधिकार है इन सब मामले में? तो यह एक बहुत बड़े बहस का मुद्दा है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी आबाद नहीं है, अर्थात इस अधिकार में भी कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं जिसे विधि द्वारा विहित प्रक्रिया द्वारा छीना भी जा सकता है। जी, यह ऐसा नहीं है कि मूल अधिकार आपको दे दिया गया तो बस ये आपको मिल गया। विधि द्वारा विहित प्रक्रिया के द्वारा यह आपसे छीना भी जा सकता है, लेकिन ऐसी विधि का युक्त एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुकूल होना चाहिए। एकदम नैसर्गिक न्याय के अनुसार होना चाहिए और युक्त होना चाहिए। कोई भी मनमानी विधि बनाकर किसी व्यक्ति को इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। यह राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर यह एक प्रकार का दबाव है। अब इसका विस्तार क्षेत्र क्या है? अनुच्छेद 21 का दायरा 1950 के दशक तक थोड़ा संकरा था, क्योंकि ए.के. गोपालन बनाम स्टेट ऑफ मद्रास में शीर्ष न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया था कि अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19(1)(d) की विषय वस्तु और विषय समान नहीं है। उस समय इस पर एक चर्चा हुई थी। इस मामले में वंचित शब्द को संकुचित अर्थ में रखा गया था और यह निष्कर्ष निकाला गया था कि वंचितता अनुच्छेद 19(1)(d) के तहत आने वाले किसी व्यक्ति को देश में स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने का अधिकार पर रोक नहीं लगाती है। उस समय संविधान के कुछ अन्य लेखों के साथ अनुच्छेद 21 के संबंध में ए.के. गोपालन मामला बहुत ही प्रमुख मामला था, लेकिन बाद में गोपालन मामले को अनुच्छेद 21 के दायरे के संबंध में कुछ अन्य मामलों के साथ संशोधन करके विस्तार किया गया है
और यह माना जाता है कि किसी व्यक्ति के घर में या जब वह जेल में बंद हो तब उसकी स्वतंत्रता के साथ हस्तक्षेप करने के लिए कानून के अधिकार की आवश्यकता होगी। क्या अनुच्छेद 19 के संदर्भ में दंडात्मक कानून की निष्पक्षता की जांच की जा सकती है? यह मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में गोपालन मामले के बाद एक मुद्दा था। आपने मेनका गांधी वाले मामले में देखा होगा इसको, इसकी चर्चा हम अन्यत्र करेंगे। इसके बाद शीर्ष न्यायालय ने एक आयाम खोला और कहा कि यह प्रक्रिया मनमानी अनुचित नहीं हो सकती है। अनुच्छेद 21 ने भारत के राज्यों पर भी प्रतिबंध लगाया कि कोई भी राज्य किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकता है। अब देख लेते हैं कि अनुच्छेद 21 किस पर लागू है। इस अनुच्छेद का अधिकार क्षेत्र बहुत ही व्यापक है और यह नियम उन सभी व्यक्तियों पर लागू होता है जो कि भारत के मूल निवासी हैं और जिनके पास भारत देश की नागरिकता है। इसमें किसी भी व्यक्ति के लिए कोई रोक टोक नहीं होती है, सभी को समानता का अधिकार है। देखिए, यह विदेशियों पर लागू नहीं होता, यह भारत के सिर्फ मूल निवासियों पर लागू होता है। संरक्षण। अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होने पर अदालत का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। इसके लिए दो तरह की याचिकाएं होती है, एक प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन और दूसरी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन में जिसका अधिकार प्रभावित होता है वह खुद याचिका दायर करता है। मान लीजिए मेरे मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो मैं प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन के तहत अदालत का दरवाजा खटखटा सकता हूं। इसके लिए उसे संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में याचिका दायर करने का अधिकार है। और इसके लिए हाई कोर्ट में मैं अनुच्छेद 226 के तहत जा सकता हूं और सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत जा सकता हूं। इसके लिए याचिकाकर्ता को अदालत को यह बताना होता है कि उसके मूल अधिकार का कैसे उल्लंघन हो रहा है। वहीं जनहित याचिका दायर करने के लिए याचिकाकर्ता को यह बताना होगा कि आम लोगों के मूल अधिकार का अनुच्छेद 21 का कैसे उल्लंघन हो रहा है। वही मान लीजिए कि किसी के मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है और वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के द्वारा हम जाते हैं तो हमें अदालत को यह बताना होगा कि उन लोगों के मूल अधिकार का कैसे उल्लंघन हो रहा है। मैंने अभी जो कोरोना के काल में जो अभी अनुच्छेद 21 का एक मामला उठा था, मूल अधिकार का जो मामला उठा था, उसको मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। समय समय पर इससे प्रश्न पूछे जाते हैं और यह एक ऐसा विषय है जिसकी व्याख्या अभी आने वाले समय में भी होगी। आप इससे मेंस लिखने में और निबंध लिखने में आपको यहाँ से बहुत सहायता मिलेगी। आपको अगर इसमें से कुछ भी याद रह गया तो वो आपके लेखनी को प्रभावित करेगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।